हेलो डियर फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक ऐसी स्वीट सी डिसऑर्डर पे। स्वीट सबको पसंद होते हैं, पर आज का जो हमारा डिसऑर्डर है उसमें लोगों को स्वीट पसंद नहीं होता, उनको देखकर वो दूर दूर भगते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है? डायबिटीज मेलाइटस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसुलिन को कौन रोकता है, कौन सी सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है, और फिर आता है डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, और डायबिटीज मेलाइटस के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या उसके होने के इटियोलॉजी है, कोजेज है, या उसके क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनाने का काम होता है वो एक ऑर्गन होता है, उसका नाम है पेनक्रियाज। उस ऑर्गन का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर? इंसुलिन बनाने का। पेनक्रियाज में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 99 जो परसेंट पार्ट है पेनक्रियाज का वो किससे बना हुआ रहता है? एक्सोक्राइन से, और 1% जो पार्ट है वो बना हुआ रहता है एंडोक्राइन से। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, जो एक्सोक्राइन है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स वहां पे रिलीज कर रहे हैं। तीसरा, फॉर्म बाय द एसिनार सेल्स। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पेनक्रियाज का, उसमें एसिनार सेल्स है उनके द्वारा बना हुआ रहता है एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन है वो किसके द्वारा बना हुआ रहता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ये भी पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कहाँ पाए जाते हैं? पेनक्रियाज में। तो देखिए, एक्सोक्राइन पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब पेनक्रियाज की बॉडी। और जो एंडोक्राइन है, एंड मतलब टेल, पूछ हुई ना एंड, ये किस में पाए जाते हैं? टेल में। आगे चलते हैं, पेनक्रियाज का ये इस प्रकार से डायग्राम होता है। यहाँ पे हमें ड्यूडेनम देखने को मिलती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और यहीं पे बाइल डक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होती है। उसके बाद में ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको ही बोला जा रहा है बॉडी ऑफ पेनक्रियास, ये हेड ऑफ पेनक्रियास, और ये आ गई यहाँ पे टेल ऑफ पेनक्रियास। तो जो बॉडी ऑफ पेनक्रियास की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या बात की थी कि जो बॉडी ऑफ पेनक्रियास है वो किससे बना हुआ रहता है? एसिनार सेल से, जो कितना परसेंट पार्ट है? 99। और जो टेल ऑफ पेनक्रियास है वो कितना परसेंट पार्ट है? ओनली 1%। और इसके ये किससे बना रहता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। ठीक है, ये वाले होते तो पता नहीं क्या रखते। चलिए शुरू करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये चार प्रकार की सेल्स होती है इसमें। इट हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज एल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, थर्ड वन इज डेल्टा, एंड फोर्थ वन इज एफ सेल्स। ओके, नाउ लेट्स कम इन द मेन क्वेश्चन। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में वो बनता है यहां से, कि जो हमारी यहां से बनता है, तो इसको स्टार मार्क कर लिया है हमने, कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रेट होता है वो कौन सी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है? तो कौन सी सेल हो गई यहाँ पे? बीटा सेल्स। मैं इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, देखिएगा। दूसरा है एल्फा सेल्स, रिलीज करता है ग्लूकागोन। तीसरा है डेल्टा सेल्स, रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन। और फोर्थ है एफ सेल, रिलीज करता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, अगर मैं इन ऑप्शन को छुपा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शनों को छुपा देता हूं यहाँ पे, तब क्या क्या आपको याद रहने वाले हैं फिर? इन ऑप्शनों को अगर मैं छुपा दूं और वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, तब कैसे याद रखोगे? चलिए इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, मजेदार ट्रिक है, देखिएगा।
इसको बनाते हैं हम शॉर्ट बी आई, और इसको बनाते हैं ए जी। अब ए जी कौन बोलता है अपने घर में? किसको बोला जाता है? ए जी पत्नी बोलती है पति को, ए जी, सुनते हो? अब उसका सुनाने का क्या मतलब हुआ कि भाई एजी क्या करने वाली है, इन जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज का जो लेवल है पति का वो बढ़ाने वाली है। जैसे ही बोलेगी एजी से हो, इसका मतलब उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जो एल्फा सेल है वो क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन, जिससे क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है बॉडी के अंदर। किसकी मात्रा बढ़ती है? ग्लूकोज का जो अमाउंट है बॉडी के अंदर बढ़ता है। ए जी, एल्फा सेल ग्लूकागोन। ओके, पत्नी बोल रही है ए जी सुनते हो तो अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, जिसका भी बढ़ता है। और ये सेल पाई जाती है अपनी, कहाँ गई जी? ये रही जी, यहाँ पे बीटा सेल्स इस जगह पे, और डेल्टा सेल्स इस जगह पे अंदर की ओर, जो व्हाइट व्हाइट कलर आपको दिख रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा जी। अब बेटा जी का क्या काम होता है घर में? बेटा जी का काम होता है फालतू के सामानों को कम करना, मतलब तोड़ फेंक के इधर का उधर, ये ले वो ले, इधर फेंका उधर फेंका। तो अब बेटा जी क्या सिक्रेट कर रहे हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम है अपनी बॉडी में? ग्लूकोज लेवल को कम करना, यही काम है बेटा जी का, ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो बेटा जी कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या कर रहा है? बॉडी के जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दादाजी। अब दादाजी कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं? डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। अब डेल्टा सेल्स दादाजी क्या करते हैं? दोनों को रोक देते हैं, भाई ज्यादा उछल कूद मत करो, बहू तुम भी शांत रहो, पोते तुम भी शांत रहो। ठीक है, तो दादाजी का क्या काम है? दोनों को इनहिबिट करने का काम है, दोनों को रोकने का काम है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा सोमेटोस्टेटिन कि भाई इसको रोक दो, बहू को रोक दो। और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होगा, वापस से उसको मैसेज पहुंचाएगा कि बहू चालू हो जाओ, अब अपना काम करने लग जाओ। ठीक है, मतलब ये जब भी बढ़ेगा तब तो बेटा जी को याद करेगा, और जब भी कम होगा उसको बहू जी को याद करेगा। ठीक है, दादाजी का ये काम है दोनों को संभाल के रखने का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये कंसेप्ट आपको। आगे चलते हैं। अब ग्लूकागोन का क्या काम था हमारे यहाँ पे? इंक्रीज करना ग्लूकोज लेवल को, एजी। इंसुलिन डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को, बेटे का क्या काम होता है? डिक्रीज करने का। अब उसके सामने क्या आ गए यहाँ पे? पोटेशियम काका जी। पोटेशियम क्या आ गए? काका जी। अब काका जी को भी ये मारपीट के कहाँ भेज देता है? अपने ब्लड सेल्स से सेल्स के अंदर, ब्लड से सेल्स के अंदर। जैसे ये ब्लड सेल्स बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें काका जी बैठे हुए हैं, मतलब पोटेशियम। इसको भी समझिएगा। ये क्या करता है? जो इंसुलिन है पोटेशियम लेवल को अपनी बॉडी में कम कर देता है। वो किस प्रकार से? मतलब हाइपोकेलेमिया क्रिएट कर देता है। वो किस प्रकार से कर रहा है देखिएगा। वो कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये सेल्स जो हैं इंसुलिन जब भी बॉडी के अंदर देंगे, या इंसुलिन का बॉडी के अंदर क्या काम है? इसके लिए गेट ओपन कर देता है। इंसुलिन क्या करता है? पोटेशियम के लिए गेट ओपन कर देता है। तो पोटेशियम क्या करेगा यहाँ पे? पोटेशियम इसके अंदर कूद कर आ जाएगा। पोटेशियम क्या करेगा? इस गेट से, इस चैनल के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा। अब हाइपोकेलेमिया का मतलब ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी। कूद के कहाँ आ रहा है पोटेशियम? यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे तो ये कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये कम हो गया, पहले 4 था फिर 2 ही रह गया, तो पोटेशियम की यहाँ पे कमी हो गई। तो बेटा जी का क्या काम है? काका जी को भी कम कर देते हैं, धक्का मार के बाहर भगा दिया। पापा जी से तो डरते हैं, पर काका जी को कम कर देते हैं। पोटेशियम लेवल को ये कम कर देता है।
आगे चलते हैं। सोमेटोस्टेटिन जो दादाजी हैं दोनों को ही डांट के रखते हैं कि भाई रुको। आगे चलते हैं। अब जो इंसुलिन है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कैसे कम कर रहा है, जो कैसे बेटा जी है वो उत्पात मचाते हैं बीटा सेल्स के द्वारा, और जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज रहता है। पहला काम करते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज कर देते हैं। पहला क्या काम है, ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज कर देते हैं। तो समझिएगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर कम हो गई ऑटोमेटिक। अगर ये बढ़ेगा, एनर्जी का कन्वर्जन बढ़ेगा, तो ग्लूकोज एटीपी में टूटता रहेगा और इसकी मात्रा ऑटोमेटिक ही ग्लूकोज की बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्लाइकोजन का बनाना। ग्लूकोज से ये क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो जो ग्लूकोज है अपनी बॉडी के अंदर या तो लीवर में या फिर टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तब भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, पर ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देता है, जिससे अपना ये लेवल कम हो रहा है। अब थर्ड पे आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थर्ड पे क्या आ रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये कम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये कम करता है। यहाँ पे ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, तोड़कर वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, पर ये इसकी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है इसको कम कर देता है, मतलब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में नहीं टूटने दे रहा, तो बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज नहीं बनने दे रहा। फोर्थ आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब क्या होता है बॉडी के अंदर, जैसे ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो बॉडी क्या करती है, दूसरे तरीके से जो प्रोटीन फैट्स वगैरह हैं उनको तोड़कर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उससे के थ्रू भी ये जो ग्लूकोज है वो बनता रहता है, उसकी प्रोसेस को भी ये कम कर देता है, जिससे भी ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज का डिक्रीज ही रह रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा रिवाइज करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बीटा सेल्स इंसुलिन क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन जा रही है, इधर से नेगेटिव फीडबैक जाता है एल्फा सेल के पास में। एल्फा सेल से फिर जो पॉजिटिव फीडबैक जाता है ग्लूकागोन। ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें से समझिएगा आप। हमारी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने पे क्या सीक्रेट होगा, बीटा सेल सीक्रेट करेगी इंसुलिन को। बीटा सेल सीक्रेट करेगी इंसुलिन को। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो एल्फा सेल है वो किसका सिक्रेशन करेगी, ग्लूकागोन का। और जब दोनों ये कम ज्यादा होते हैं तो ब्रेन के द्वारा डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन भेजता है इनके पास में कि भाई या तो चालू हो जाओ या बंद हो जाओ। ठीक है, ये सिंपल सा इसका काम है जो पहले ही मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डायबिटीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। वो किस कारण से बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इंसुलिन का या तो सिक्रेशन नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो प्रॉपर वहाँ पे उसका वर्क नहीं हो रहा है। तो इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, डायबिटीज टाइप फर्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। इस दो में इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं दोनों क्या क्या होती हैं। चलिए, हमने इसको थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है डायबिटीज का और इटियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश की है। टाइप 1 डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस।
मतलब जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज है वो क्या रहेगी, इंसुलिन डिपेंडेंट रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पे जो बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। टाइप फर्स्ट में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इसकी वजह से कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन वहां पे देखने को हमें मिलता है। टाइप टू नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप टू का दूसरा नाम क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी यहाँ पे बीटा सेल्स तो हैं पर वो क्या हो गई, डिसफंक्शन हो गई और इंसुलिन वहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया कि ग्लूकोज के पास जाकर उसको वो कम ही नहीं कर पा रहा है। पति पत्नी साथ साथ में रह रहे हैं पर पति ने सुनना छोड़ दिया है, रेजिस्टेंस हो गया कि दिल्ली का इसका चक जग जी के जाने दो। एक होता है यहाँ पे गेस्टेशनल डायबिटीज, बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाती है या इंसुलिन वहां पे रेजिस्टेंस हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी वापस महिला फीमेल वैसे की वैसी हो जाती है। और अदर टाइप भी हैं इसके, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ बीटा सेल फंक्शन, एक्जोक्राइन पेनक्रियाटिक डिजीज हो जाती है कोई, तब एंडोक्राइन पैथोलॉजी हो जाती है वहाँ पे कोई, या कोई ड्रग या केमिकल का इंड्यूस किया जाता है तब, या कोई अदर रेयर फॉर्म्स इसकी देखने को हमें मिलती है। मेन अपना दो टाइप है। कौन सी एज में हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमें कौन सी एज में देखने को मिलता है। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग एज, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग एज, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी। और सिम्टम इसके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं रेपिडली। चाइल्डहुड और प्यूबर्टी का क्या मतलब हो गया, बिफोर 30, क्या हो गया ये, बिफोर 30 ईयर्स के लोगों में ये हमें देखने को मिलता है टाइप फर्स्ट। और टाइप सेकंड दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, बड़े बूढ़े तो आएंगे हम लोग। तो फ्रिक्वेंटली आफ्टर एज ऑफ 30, फ्रिक्वेंटली आफ्टर एज ऑफ 30, अब तो 30 पे होने लग गया। हर कोई दूसरा बंदा तुम्हें शुगर कम खाता हुआ डायबिटीज वाला ही मिलने वाला है। तो जब 30 ईयर्स से ज़्यादा हो जाता है जिसका एज, तो ये लेस देन 30 है, ये मोर देन 30 है। ओके, तीरों के निशान उल्टे हो गए। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या देखने को मिलता है, ये जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें होती है, और ये होती है मोस्ट ऑफली ओबेज जो पर्सन देखने को मिलता है। टाइप फर्स्ट होती है दुबले पतले लोगों में, और टाइप सेकंड होती है मोस्ट ऑफ जो मोटे लोग हमें देखने को मिलते हैं उनमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रिविलेंस क्या रहता है, ये 10% ही केसेस में देखने को, अगर 100 जनों को डायबिटीज है तो 10% में ही डायबिटीज फर्स्ट मिलेगा, टाइप फर्स्ट मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस का। और 90% लोगों में क्या मिलेगा, टाइप 2 मिलेगा। अब जेनेटिक के थ्रू, मतलब मेरे पापा को हुआ है, मेरा मम्मा को हुआ है, दादाजी को हुआ है, नाना जी को हुआ है, उनके थ्रू जो आ रही है ये, इसमें तो कुछ में ही देखने को मिलती है पर ये बहुत स्ट्रोंग है। अगर आपके पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, नाना जी नाना जी को है, तो आप में होने के चांसेस वहाँ पे हैं। तो अपना लाइफस्टाइल सुधार लो, घूमने फिरने लग जाओ, अच्छा खाने लग जाओ, ठीक है। चलो, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है इसके अंदर टाइप फर्स्ट में। और टाइप सेकंड में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कंबाइंड विद इनेबिलिटी ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। मतलब जितना इंसुलिन की जरूरत है बॉडी को डायबिटीज को या ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, या तो उतना नहीं हो रहा है या फिर वो उससे रेजिस्टेंस हो चुका है। जो भी इंसुलिन आ रहा है ग्लूकोज के कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई आ, मैं तुझे तो जानता हूँ मैं कम नहीं होने वाला, वो वाला सीन चल रहा है। अब ऑनसेट क्या है, जुवेनाइल होता है और इसमें एडल्ट होता है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जुवेनाइल ऑनसेट होता है वो किस प्रकार के डायबिटीज में हमें देखने को मिलता है, तो टाइप फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है जुवेनाइल। और प्लाज्मा में जो इंसुलिन होता है या तो लो होता है या एब्सेंट होता है, ये हाई होता है अर्ली डिजीज में और लो होने लग जाता है बाद के टाइम में। और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मतलब कीटोन बॉडीज फैट वगैरह से तोड़ के जो कीटोन बॉडी है उनको बनाने लग जाता है। और इसका क्या होता है, हाइपर ओस्मोलर स्टेट इसमें आती है। ये डिसऑर्डर्स हम बाद में देखने वाले हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, मतलब मैं गोलियां खा रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी गोलियां खा लो, इसमें तो हमें इंजेक्शन ही लगाने पड़ेंगे, सुइयां चुबानी पड़ेगी। टाइप 2 में ये रेस्पॉन्सिव, भाई इसमें गोली खा सकते हो, इसमें तुम गोली खा सकते हो, पर इसमें तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, गोली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करना है इसको? इंसुलिन देना है हमेशा, और इसमें डाइट, डाइट पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करो, डेली गोली खाओ, और इंसुलिन में और में नोट बी नेसेसरी, इंसुलिन की इसमें कभी बाई चांस जरूरत पड़ सकती है, वैसे नहीं पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। डायबिटीज फर्स्ट के हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है ये। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, वायरल बैक्टीरिया, उसमें हमारे कोई एंटीबॉडीज वहाँ पे बने, अब उन एंटीबॉडीज को पता नहीं था, वो एंटीबॉडीज आके क्या करते हैं, जैसे ये एंटीबॉडी बन गया है, अब ये एंटीबॉडीज आ तो गए, अंधे बहरे गूंगे, अब ये क्या करते हैं, पेनक्रियाज के पास में जाते हैं, और जो अपने सेल्स होते हैं यहाँ पे बीटा सेल्स को आके ही ये मारने लग जाते हैं, चाकू से हमला कर देते हैं इनके ऊपर। तो ये क्या होता है, जेनेटिक या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर बनेंगे, और उनको पता ही नहीं होता, पागल बच्चों को वो जाके मारने लग जाते हैं उधर वाले बेटा जी को। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री हो या कोई जेनेटिक मार्कर इंक्रीज हो, उसकी ससेप्टिबिलिटी हो। अब आगे देखते हैं। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हो कोई, कि कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसके, उसकी वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। ये आ गया टाइप फर्स्ट का। अब टाइप सेकंड का देख लेते हैं। टाइप सेकंड में हमें जो कोजेज देखने को मिलता है, पहला है इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया वहाँ पे, जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, वो इंसुलिन जाकर पर्टिकुलर ग्लूकोज जो है वो बाइंड करके, या एटीपी जो बना देता है, उनसे एनर्जी जो बना रहा था वो नहीं बना पा रहा है, भाईचारा कर लिया दोनों ने, तब भी हमें देखने को मिलेगा डीएम फर्स्ट, मतलब रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा जेनेटिक जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि किसी फैमिली की हिस्ट्री है तब भी ये होने वाला है। ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पड़े हैं, कोई काम नहीं है, खा रहे पी रहे हैं, और आजकल तो ये साला ऑनलाइन वाला हो रहा गया, सब दूध चाय दूध दही वगैरह सब आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपने मोबाइल को रेस्ट दें, और बाहर घूमें फिरें, सब्जी वगैरह अपना खुद लेकर आएँ। अदर चीज़ें आप लोग कर सकते हो, मॉर्निंग में जल्दी उठें और वॉक वगैरह करना स्टार्ट कर दें अगर आप अभी से ओबेज हैं। पुअर डाइट, मतलब शुगरी फूड खा रहे हो, चीनी वाले चॉकलेट खा रहे हो, बाबू लो चॉकलेट खा लो, बाबू लो गुड़ खा लो, बाबू चीनी वाली चाय पिएगा, तो वो हमें नहीं यूज करना है। प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो पैकिंग वाले जो फूड होते हैं, उनको भी अवॉइड करना है, कि जो मैगी आता है, कुछ ये कुरकुरे फुरकुरे वगैरह जो है उनको बंद कर दो। हाई कैलोरी डाइट कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2, हाई कैलोरी डाइट्स भी इसमें रोल प्ले करती है, तो हाई कैलोरी डाइट भी नहीं लेना। और पांचवा फैक्टर है एज, बढ़ती हुई एज, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपना केवल बर्थडे मनाना बंद कर दो, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़े, लाइफस्टाइल ही हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर आता है गेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी के अंदर, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कोई हार्मोनल चेंजेज हुआ हो उसमें, जेनेटिक फैक्टर हो, किसी फैमिली के पुराने मेंबर्स में भी ये हुए हों, या ओबेसिटी एक्सेसिव हो, कोई महिला फीमेल अपनी बहन अगर ज़्यादा मोटी है, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहनों एक्सरसाइज करना शुरू करो। और अदर भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस होता है, जिनमें थायराइड वगैरह बन जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर नहीं आ पाते, मेल हेयर लाइक वो आने लग जाते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है,
में भी ये देखने को मिलता है। और फिर है अनहेल्थी लाइफस्टाइल, यानी स्मोकिंग करते हैं, नींद नहीं ले रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेस में जी रहे हैं। ठीक है, स्मोकिंग, रात रात भर सो रहे नहीं हो, बाबू से चैटिंग चल रही है, बातें चल रही है, और हाई स्ट्रेस हो रहा है कि बाबू ने ब्रेकअप कर लिया। और भी हो सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसके बाद में बच्चों का है, बीवी का है, घर वालों का है, उनकी शादियों का है, उनके स्टडी का है। वो स्ट्रेस हमें मैनेज करके चलना है, पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहना ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। तो ये सब भी उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इसके साइन और सिम्टम, टाइप फर्स्ट और टाइप टू के, वो देख लेते हैं एक बार। क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट और टू के। 3P, 3P साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं डायबिटीज और फर्स्ट और टू में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, तो ये तीन साइन हमें वहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्या क्या मीनिंग है? अधिक मात्रा में मूत्र उत्सर्जन करना, अधिक मात्रा में यूरिन जाना, बार बार सुसु जा रहे हो। पोलीडिप्सिया, सुसु जा रहे हो तो बार बार प्यास लग रही है, ये प्यास से बड़ी कोका कोला पियो, प्यास मिटाओ। तो कोका कोला कौन ज़्यादा पीते हैं? डायबिटीज़ वाले लोग। और पोलीडिप्सिया, खाना कौन ज़्यादा खाते हैं? भाई 24 आवर्स खाना है, खाना है, खाना है, कौन खाएंगे? डायबिटीज़ वाले लोग। ठीक है, यूरिन ज़्यादा पास आउट हो रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, थ्रस्टी क्रो। और पोलीडिप्सिया, यानी डिप्स लगा रहे हैं तो पेट में ज़्यादा जगह बन रही है। ठीक है, तो ये भी तीन इसकी साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्या आता है? हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर की जांच करवाने जाते हैं ना कई बार, बताएंगे इसका भी किस्सा कैसे हमारे इंडिया में शुगर की जांचें होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है जो नॉर्मल लेवल होता है 70 से 110 हम मानते हैं। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, कंटिन्यू 2 बार हम चेक करते हैं तब फास्टिंग वाला, तो मान लेते हैं कि भाई तेरे को तो हो गई। ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होना। लो इम्यूनिटी, भाई भाई और बहन की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और डिलेड वुंड हीलिंग, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका जो अगर कहीं उसको घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो वुंड है वो जल्दी से हील नहीं हो पाता है, तो ये भी इसका एक रीजन होता है। और उनमें वेट लॉस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है डायबिटीज वाले पेशेंट में? वेट लॉस देखने को मिलेगा। और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। जो हार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, वहाँ पे जाके ये थक्का बना देगा बार बार कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा के। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के भी चांसेस वहाँ पे देखने को मिलता है, तो दिल की बीमारी से भी बच के रहना है। ये तीन हमने इसमें देख लिए थे, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर था। पहला पोलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बस बैठा है बाथरूम में। दूसरा कौन सा था? पोलीडिप्सिया, वो ये प्यास से बड़ी। और तीसरा था पोलीफेजिया, ये भूख है बड़ी। ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद वाले वीडियो में लेकर आएंगे कि आप इस जो डायबिटीज होगा या होने वाला है उसको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, शेयर करिए सब लोगों से। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद।